So sir, recently आपने गुड़गांव में कहा कि भाई AI will reshape, जिसको क्या कहते हैं वो एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं, जी 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 रूटीन क्रिएटिव विल बी रिप्लेस्ड बाय AI. जी जी What do you जी mean by that, sir? यानी here's what I think is likely to happen. Here's a form of intelligence. मैं अंग्रेजी में बोलूँ ना? हिंदी में अंग्रेजी दोनों जो आपका दिल ठीक है ठीक है. थोड़ा अंग्रेजी ज़्यादा रखना पड़ेगा ताकि मैं और आसानी से बोलूँ. कोई ओके ओके दिक्कत ओके ओके. So we do have to concede that we have a form of intelligence in front of us that is unprecedented. It's capable of imagining and doing and creating things that were inconceivable for a single human or for a group of humans to achieve. It's already there. It's not going to happen. It's not in the future. It's already there. It's already existing. So what can it not do? And I've been thinking about it a lot, even before AI came out, because I've been raised in science fiction and speculative fiction. I've been thinking about this question a lot for many years. I've written so much work, like my early work has been about AI. Back in 25 years ago, I've been writing speculative fiction about AI and thought a lot about this. And I realized the question is not can, the question is ought to. Okay. सवाल ये नहीं है कि AI क्या नहीं कर सकता. AI सब कुछ कर सकता है और अभी तो आने वाले एक साल में भाई आप देख लो कि वो सब कुछ ही कर सकता है. ठीक है, तो सवाल ये नहीं है कि AI क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है. सवाल ये बाकी रहता है कि क्या हमें AI से नहीं करवाना चाहिए और हमें ही करते रहना चाहिए. That's the most urgent question in front of us. That as a species, there are some decisions that we ought to not relegate to AI. What are these decisions? One such crucial decision, and that's not a single decision, it's an umbrella of decisions, is where we want to be in the future. The human direction, the direction of our species, हमारी दिशा, हमारी आकांक्षाएं अलग बात है, पर हमारी दिशा, हमें कहाँ जाना है, what's that ideal, वो जो शुभ है हमारा वो कैसा दिखता है, वो हमें ही तय करना पड़ेगा. इसलिए नहीं क्योंकि AI को आता नहीं है तय करना, वो कर सकता है. हम उसको पूछ लो, आज जाके AI ChatGPT को पूछ लो, किसी को पूछ लो कि भाई क्या है इंसान के लिए शुभ, क्या है, बता देगा आपके लिए शुभ क्या है और ठीक ठाक ही बताएगा, गलत नहीं बताएगा. पर उस पे विचार विमर्श हमें ही करना पड़ेगा क्योंकि वो हमारा शुभ है, हमारी स्पीसीज का है. ठीक है. So the direction, the milestone, and the idea of human utopia, the idea of creating the future of human civilization, we'll have to retain in our hands. We'll have to retain the steering of that ship. सर जैसे आप रूटीन वर्क कह रहे हैं उसको मैं थोड़ा सा और चेंज. हाँ, तो उसके बाजू में उसकी वहां तक पहुंचने के लिए बाकी जितना भी हुआ ना, वो उसको मैं रूटीन कहता हूँ. एक सेकंड में रूटीन वर्क को रूटीन इंटेलिजेंस से हम चेंज करते हैं. हाँ बिल्कुल, रूटीन इंटेलिजेंस हो गया. पर शेखर कपूर, बहुत से लोग ये मानते हैं कि मीडियोक्रिटी इज द न्यू जीनियस इन कंटेंट जनरेशन. मतलब ये कैच फ्रेज टाइप का है. मीडियोक्रिटी हैज ऑलवेज बीन द न्यू जीनियस. मैं इसका थोड़ा सा एलेबरेट करूं. जैसे कि क्या होता है कि यूट्यूब पे जब हम कंटेंट क्रिएट करते हैं स्पेशली, तो वो जो कंटेंट देखने वाले होते हैं और उनमें वो कंटेंट सबसे ज्यादा चलता है जिसमें कोई बहुत इंटेलिजेंट बात ना कही हो. वो कंटेंट जिसको सुनना और जिसको समझ बहुत ज्यादा लोग पाएंगे. ये इसमें कौन सी नई बात है? 90%. तो ये मीडियोक्रिटी पर ये एक जीनियस हो गया ना कि कंटेंट क्रिएशन पर ये में तो वो बंदा सफल हो पा रहा है उसी टैलेंट के थ्रू. बिल्कुल. पर इसमें कोई समाचार नहीं है. There is no news in this fact. It's a fact as old as humanity. ये 2.5 लाख साल पुरानी न्यूज़ है. आप जो मुझे बता रहे हो न्यूज़ बना के, वो न्यूज़ है ही नहीं. इस बात को तो हमें 2.5 लाख साल से पता होना चाहिए. जब से इंसान पैदा हुआ है, जब से since the birth of our species, this has been true. The cognitive load, जो विचार करने के लिए या विचार प्रकट करने के लिए जो क्षमता लगती है, वो इतनी महंगी है शरीर के लिए कि बहुत कम लोग कर पाते हैं. तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि जहाँ पे लाइफ अब तक पहुंची नहीं है, वहाँ पे जहाँ पे हम चाहते हैं वो जो शुभ है वो तो हम बहुत दूर है. हम तो अभी भी लड़ रहे हैं एक दूसरे से.
हमें कहानी के द्वारा बताया जाता है कि 2-3 हज़ार साल पहले कुछ ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कहा कि भाई एक दूसरे के साथ मत लड़ो। किसी ने बहुत एक अच्छी आइडिया दी कि काम करते हैं, बहुत अच्छा आइडिया मेरे पास। और क्या आइडिया है सर आपके पास? बोले लेट्स बी नाइस टू आवर नेबर्स। हाँ, किसी ने इसको टंगा दो, इसके किले टोक के इसको टंगा दो। ये हमने कहानी सुनी है पिछले 3000 साल से। अभी भी हम वही कर रहे हैं। अभी भी कोई बोलते कि यार 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 पाकिस्तान से दोस्ती कर लेते हैं, इससे दोस्ती, अरे टंगा दो इसको किले टोक के। हम अब तक तो उसके बाहर नहीं निकल पाए हैं। हमने एक शुभ देखा है, हमने एक सपना देखा है पिछले, और हमने नहीं, भारतवर्ष ने नहीं, हमने नहीं, इंसान ने एक सपना देखा है। कब देखा है? जब खुराक पैदा करना इंसान ने सीख लिया। पोस्ट एग्रीरियन सोसाइटी स्टार्टेड ड्रीमिंग। Before agriculture, we could not have dreamt it. We could not have dreamt of it. We had to fend for ourselves. We had to hunt and gather and fight for food because we didn't know how to get enough of it. We had to fight for our mating partners because there were only a few thousand human beings on the planet. इंसानी आबादी पूरे पृथ्वी पे हुई होगी 5 से 7 हज़ार लोगों की, आज से 2 लाख साल पहले। आज से 10,000 साल पहले तक हम सिर्फ लाखों में थे कुछ। पर क्योंकि we invented agriculture, and we practiced it. We practiced agriculture. We were able to spread almost like a parasite on this planet. हम वहाँ से 10,000 से आज हो गए 800 करोड़। तो हमारी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरतें हैं, हमारे साथ सबसे ज़्यादा जो अर्जेंट जो ज़रूरतें हैं, वो और बच्चे पैदा करना तो रही नहीं है। तो हम वही कर रहे हैं with a passion like never before। पर वो हमारी सबसे अर्जेंट ज़रूरत नहीं है। ये तो वही हो गया, इंडियन ब्रीड्स लाइक रैबिट। नहीं, anybody does, why just Indians? हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारा खेतों खलियान हमारे बहुत कमाल है, पेड़ पौधे हैं हमारे यहाँ पे। we are in the region that's the most lush region, one of the most lush regions on the planet. That's why historically we are able to have more children. और इतने ज्यादा पॉपुलेटेड हैं हम कि सभी लोग इसलिए तो हम पॉपुलेटेड है क्योंकि यहाँ पे the energy flow allows for that. सन से एनर्जी आती है पृथ्वी पे, वो एनर्जी यहाँ पे कैप्चर होती है, वो पूरी दुनिया में कैप्चर होती है। दुनिया में कुछ स्पॉट से वहाँ पे वो एनर्जी बहुत ज्यादा कैप्चर होती है, ट्रीज के माध्यम से, प्लांट्स के माध्यम से, कोयले के माध्यम में दब जाती है सालों से। वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम इंडिया में, चाइना में, एशिया में वो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हम इसलिए अफोर्ड कर पाते हैं ज्यादा पैदा करना। ऑब्वियसली तो उसका वो अलग बात है। पर जो नियर इतिहास है, जो इमीडिएट जो इतिहास है अपना, वो ये है कि पिछले 600 साल में हमारे यहाँ पे बहुत चोरियां हुई, और उसमें से पिछले 300 साल में कुछ ऐसी डकैतियां हुई जो वो लेके चले गए। कुछ चोरी ऐसी हुई कि चोरा के यहीं रख दिया, तो फिर यहीं फिर यूज होते गया। और कुछ चोरी ऐसी हुई जो यहाँ से लेके चले गए। अभी जो लेके चले गए उसको वापस कमाने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत अलग प्रकार की करनी पड़ती है। उसमें ये जो हम इतने दूर चले गए आपके मेन सवाल से करते करते। आप बताइए आपका सवाल क्या था? दोबारा आ जाते हैं वही। जी मैं उसी को आगे करते हैं। AI और क्रिएटिविटी। जी लोग कहते हैं कि नहीं, शेखर कपूर क्या बात कर रहे थे कि मीडियोक्रिटी की बात कर रहे थे। मीडियोक्रिटी इज द न्यू जीनियस। हाँ, तो ऐसा कुछ नया नहीं है ना उसमें। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यार 150 करोड़ लोग हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मीडियोक्रिटी यहाँ पे जीनियस हो। यहाँ पे हर चीज राज करेगी, क्योंकि हर चीज की एक प्रजा है, हर चीज के लिए एक प्रजा। इतने 150 करोड़ लोग हैं हम। मतलब अगर मैं दुनिया की सबसे महान आइडिया लेके आ जाऊं, मतलब आप समझ लो, मतलब लेके भी आए आप तो कहीं। बुद्ध भी यहीं से है, महावीर भी यहीं से है, कचरास्तान भी यहीं से है, मतलब जो भी है यहीं से है। हमें इतने सारे लोग हैं हमारे यहाँ पे, इतने सारे लोग हैं कि कोई ना कोई किसी न किसी परिभाषा में बैठ ही जाएगा, कोई ना कोई किसी न किसी विचारधारा के साथ चल ही लेगा। ये तो है। और वो जो चल लेगा वो 1 या 2 पे नहीं होंगे। अभी मैं कल मेरे ईपी से बात कर रहा था, तो मैंने ईपी ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है हिंदुस्तान में, हमारी अभी जो नई किताब और गेम आ रही है, हिंदुस्तान में कितने लोग? मैंने कहा 50,000 लोग तो कम से कम देखेंगे या पढ़ेंगे, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, एकदम ही कम से कम। तो उसका तो दिमाग बौखला गया। उसने 50,000 लोग यानी कितना बड़ा नंबर होता है, उससे तो पूरी की पूरी इंस्टीट्यूशन या संस्थाएं बन जाती है उतने नंबर पे। तो मैंने उतने नंबर तो यहाँ पे, मतलब आप माइक लेके खड़े हो जाओ तो आपको आ जाएंगे, पान वाले की दुकान पे खड़े हो जाओ 50,000 लोग, हम तो है ही इतने। तो ऐसा नहीं है कि mediocrity is the new genius. I don't believe that. I think mediocrity has always been a part of humanity because it's the cognitive load for creating mediocre work is very low.
कॉग्निटिव लोड, मेटाबॉलिज्म इज वेरी Obviously, एक्सपेंसिव. yes. दिमाग चलाना बहुत एक्सपेंसिव है. द ब्रेन व्हिच इज such a small organ in the body consumes 1/4 of your metabolical resources. So that's a very heavy metabolical resource consumer in your, and the more you apply it, the more you need metabolical resources and the security of gaining more metabolical resources. It's not only कि आपके पास खाना है, कि आपके मन में ये बात तय है कि आपको आज जीवन कभी भी खाने के लिए चिंता नहीं करनी है, पाने के लिए चिंता नहीं करनी है, तब you will start investing your metabolical resources, जो हमारे यहाँ पे होना बाकी है. अभी तक हुआ नहीं है ठीक से. हम कोशिश कर रहे हैं सब लोग मिलके, हमारे यहाँ कोशिश जारी है, पर वो हुआ नहीं है अभी वो शुभ दूर है. ओके, साइंस कितना पागल कर देती है आपको? हाँ, साइंस कितना पागल कर देती है आपको? इन्फेचुएशन टुवर्ड्स साइंस, और जो नई नई चीजें पता लगती हैं. ऐसा कुछ नहीं है. साइंस मतलब हम जो कर रहे हैं वो साइंस है. जिस पहली महिला ने एक कोयला उठाकर केव पे बना दिया कि, और मशरूम के ऊपर डॉट लगा दिए और कुछ मशरूम्स ऐसे छोड़ दिए और बच्चे को बोला बेटा देखो ये वाले जो वो खाना, ये वाला खाएगा तो बदहजमी हो जाएगी या मर जाएगा. वो साइंस है, वही साइंस है. साइंस को हम बहुत ही नैरो तरीके से देखना शुरू कर देते हैं, तब हमको लगता है कि साइंस एक पढ़ाई का क्षेत्र है. पढ़ाई का क्षेत्र नहीं है साइंस. हम अभी जो कर रहे हैं वो साइंस है. ओके, साइंस क्षेत्र है. साइंस का मतलब क्या है? साइंस का मतलब है कि आप समझो कि ब्रह्मांड कैसे चलता है, स्व कैसे चलता है, स्व और ब्रह्मांड के बीच का ये जो रिश्ता है वो कैसे चलता है, और आप उसको प्रूव करो. आप हवा में बात नहीं कर सकते. साइंस में और बाकी सारी चीजों में सिर्फ एक ही फर्क है कि आप हवा में बात नहीं कर सकते. प्रूव करना पड़ेगा. आपको बताना पड़ेगा, कि आपको दिखाना पड़ेगा कि दिखाइए कैसे कर रहे हो आप. ये लॉजिक क्या है इसका? इसका लॉजिक क्या है, इसका प्रमाण क्या है. हमारे यहाँ अभी यहाँ की बात करें तो यहाँ पे तो प्रमाण का भी इतिहास है. न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, मीमांसा, हर जगह पे प्रमाण का इतिहास है. कौन से प्रमाण चलेंगे, कौन से प्रमाण नहीं चलेंगे. साइंस ही नहीं, फिलोसफी ऑफ साइंस का एक इतना 2000 साल का इतिहास है. ऋग्वेद वाले ना ऐसे सारे? नहीं, ये तो दर्शन है हमारे. ऋग्वेद नहीं, न्याय और वैशेषिक है, ये सारे हमारे दर्शन है. ओके, फिलोसफी. ये दर्शन है, फिलोसफी. ओके सर, एआई और क्रिएटिविटी. जी. क्या एआई किल कर देगा क्रिएटिविटी को, या एआई की वजह से हमारी क्रिएटिविटी और ज्यादा इवॉल्व हो जाएगी ह्यूमन माइंड की? नहीं, इवॉल्व ही होगी. किल तो नहीं करेगा क्रिएटिविटी. चांस ही नहीं है, हो ही नहीं सकता क्रिएटिविटी किल. क्योंकि हमारे पास, मैंने आपको वही इसी का सवाल पहले दिया कि इसका हमारे पास चारा नहीं है. अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमारी क्रिएटिविटी हम आउटसोर्स कर सकते हैं. एआई भले करे, वो काम हमें करते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें ही तय करना है कि हमारी दिशा कौन सी है, हमारा शुभ कौन सा है, और हमें कैसे उस शुभ तक जाना है. हमारे आज के सच को उस शुभ तक कैसे लेके जाना है, वो तय हमें ही करना पड़ेगा. ओके सर, ओटीटी ने आपके फिल्म मेकिंग अप्रोच को कितना चेंज किया है? ओटीटी तो क्या ही करेगा. मतलब ओटीटी तो यहाँ पे जो ओटीटी है वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है. वो तो मतलब ऐसे ही बैठा है हाथ पे हाथ पे. उनको तो कुछ, मतलब उनको तो क्या लगे तो हैं, रात दिन लगे हुए लोग बाग. क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं. मतलब पता नहीं मुझे कौन देखता है, क्यों देखता है. मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको पता ही नहीं देश कौन सा है अपना. मैं आपको एक बात बताऊं. मैं तुम्बाड़ शूट कर रहा था, तो हम लोग बानमोली में शूट कर रहे थे. तो वहाँ पे हमने एक लंच पे लोगों को बुलाया, वहाँ के किसानों को. हमने कहा कि आइए सर, हमारे पास आइए, हमारे यहाँ पे आइए, हम आपके गांव में आए हैं. तो ऐसा ना लगे हमको, ऐसा ना लगे अंग्रेज बन के आ गए हम, आपके गांव पे आके छा गए. तो हमने कहा नहीं, आप हमारे साथ आके भोजन कीजिए, हमारे साथ खाइए. तो किसान आए हुए हैं, किसान खा रहे हैं. वो खाने के बाद अपने तंबाकू को कहनी दे रहे हैं और खा रहे हैं, और खाते खाते ये बात कर रहे हैं. क्या बातें कर रही है सुनिए. सगुण और निर्गुण की बात कर रहे हैं. किसान है, गरीब किसान है, बहुत ही गरीब है. उनके घरों पे आप जाओ तो देखेंगे टीवी भी नहीं है कुछ लोगों के घर में. आज भी मोबाइल फ़ोन आ गए पर, जबकि 4G वाले, पर 5 साल पहले तक टीवी भी नहीं थे जिनके घर पे. अभी वो किसान है जो खैनी देते हुए बात कर रहे हैं. क्या बातें कर रहे हैं, चर्चा क्या कर रहे हैं कि चित्त क्या है, सत्य क्या है. चित्त को गुण की जरूरत है क्या? चित्त अपने आप में जिंदा रह सकता है. मराठी में बात कर रही है. मैं मराठी समझ पाता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ. ठीक है, कि चित्त को गुण की जरूरत है या चित्त निर्गुण रह सकता है. चित्त अपने आप में क्या एग्जिस्ट कर सकता है, या चित्त को स्वरूप लेने की जरूरत है ही. नाम के लिए रूप कितना जरूरी, ये बातें हो रही है, और आर्ग्यूमेंट हो रही है, पैशनेट आर्ग्यूमेंट हो रही है. और उनके बीच में एक मैगजीन है जिस आर्टिकल के बारे में वो लोग संवाद कर रही है. मैगजीन का नाम है मेटाफिजिक्स. क्या बात. दर्शन शास्त्र का मैगजीन है, 3 रुपए का मैगजीन है. इस भारत के बारे में कोई बात नहीं करता है. ये आपको भी पता है.
आपके चाचा काका मामा आपको पता होंगे, आप जाते होंगे तो देखते होंगे कि किसान कैसी बातें करते हैं, क्या क्या बातें करते हैं। गीता के बारे में आपको चीजें बता देंगे, आपको बताएंगे अरे गीता तो छोड़िए, आप अष्टविक्र गीता के बारे में आपको नया पर्सपेक्टिव, कुछ नया आपको बोलेंगे ये वाली गीता पढ़िए आप, इस वाली चर्चा, वो चर्चा करेंगे, गुण के बारे में बात करेंगे, निर्गुण के बारे में, इतना ज्ञान भरा है, इतना विचार भरा है, उसके बारे में हम अगर उसका दर्शन हम अगर प्रकट नहीं करेंगे एक दूसरे के सामने तो हम भूल जाएंगे कि वो एग्जिस्ट करता है। ये लोग तो बाहर से आए हुए हैं, जो बम्बई में बैठे हुए हैं, वहां से अमेरिका से पैसे आ रहे हैं, वो बोल रहे तुम चलाओ वहां पे जो चलता है चलाओ, सर कचरा चलता है यहाँ पे, अरे चलाओ तुम कचरा चलाओ, सर और वो कचरा भी ठीक से चलता नहीं है। एक बात बताओ आप मेरे को, हाँ इतना बड़ा देश, इतनी सारी कहानियां, हाँ, 300 करोड़ लोग और 150 करोड़ लोग, 300 करोड़ कहानियां, एक इंसान के पास 2 कहानी होती है कम से कम। 300 करोड़ कहानियों का खजाना है हमारे पास, और ये लोग किए जा रहे हैं वही, मतलब वहां की कोई कहानी, वो गन लेके चल रहा है उसको मारेगा। हमारे यहाँ गन्स नहीं है थैंकफुली, हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, उनके यहाँ तो वो आतंक मचा हुआ है, हर बंदे को लाठी के जैसे है। और मतलब कितना आतंक मचा हुआ है, बचा नहीं पा रहे अपने आप को, उनका समाज डूब रहा है इस दलदल में, गन के दलदल में, एक दूसरे अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। हम वो कहानियां सुना रहे हैं एक दूसरे को, ये भी है। अरे क्या है ये, क्या कहानियां, 300 करोड़ कहानियां हैं अपने पास, आपको ये कहानी मिली बताने के लिए? तो मतलब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना ही वो लोग, ना ही उनको धंधा समझ में आ रहा है। ये ऐसा एक हवा मचा के रखा है कि ये कमर्शियल है, और हम जो, अरे हम ज्यादा कमर्शियल है। हम मेरी हर फिल्म, हर गेम, मैंने आज तक जिन चीजों को प्रोड्यूस किया है उसने 1.5x से लेके 8x रिटर्न्स दिए हैं। बड़े अमीर हो आप तो यार। हाँ, आप आइए हमारे यहाँ पे, आपको दिखेगा, आप पागल हो जाओगे। बॉलीवुड के स्टार्स नहीं रहते जैसे हम लोग रहते हैं, क्या बात। समाज ने दिया हुआ है हमको, समाज ने कहा ये आप सही बात कर रहे हो, ये लो हमारे से पैसा। ये कमर्शियल है। ये लोग काय का कमर्शियल कुछ काम कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं आता है, कमर्शियल धंधा भी नहीं आता चलाना इनको। अच्छा, हाँ तो सर ये मायावर्स क्या है? यार मायावर्स, ये सवाल, इस सवाल का जवाब है कि हम में बुद्ध की क्षमता ना हो, भले मेरे में बुद्ध की क्षमता ना हो, व्यास की क्षमता ना हो, कालिदास की क्षमता ना हो, तुलसीदास की क्षमता ना हो, वाल्मीकि की क्षमता भले ना हो, पर आग्रह तो ये है कि मेरा कर्म ये है, मेरा कर्म वही है जो उनका था, कि मुझे काम ये मिला है, और काम ये तो मैंने अपने आप को ये सौंपा है कि जो मुझे समझ में आया है, जो मुझ तक पहुंचा है, जो साहित्य, जो समझ, जो ज्ञान और जो केवल ज्ञान मुझ तक पहुंच पाया है, और मेरे छोटे से छेद से भरे हुए मटके में जो पानी गया है, वो जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचा। आग्रह तो यही है, काम तो यही है, क्षमता हो ना हो। तो आज अगर कालिदास जिंदा होते, या आज व्यास होते हैं, या आज वाल्मीकि होते, तो आज की दुनिया को देख के उनके अंदर से क्या विचार प्रकट होते हैं, वो कौन सी कहानियां बताते हैं, आज के पुरुषोत्तम कैसे होते हैं उनके हिसाब से, आज के न्यायाधीश कौन होने चाहिए, आज के राक्षस कैसे दिखते हैं उनके हिसाब से। क्या राक्षस अपने आप को राक्षस समझते भी हैं, कि राक्षस ये तय करके बैठे और बता के बैठे कि हम ही राम हैं? क्या है आज के सवाल, आज के प्रश्न क्या है, आज के झलते हुए और उन कहानियों को कैसे अद्भुत तरीके से, कैसे प्रचंड तरीके से, कैसे एक टाइमलेस तरीके से लोगों तक पहुंचाई जा सके इन कहानियों को। तो नई मिथोलॉजी बनाने का आग्रह है। अच्छा, एक कंप्लीटली नई मिथोलॉजी। Why myths? मिथ और कहानी का फर्क छोटा सा मैं ये समझता हूँ कि मिथ भी कहानी है, कहानी है, मिथोलॉजी भी कहानी है, पर मिथोलॉजी का फर्क ये है कि मिथोलॉजी एक मीमप्लेक्स है, यानी कि एक कहानी नहीं है, हजारों कहानियों की एक चादर है। अगर कहानी एक धागा है तो हजारों लाखों कहानियों की जब चादर एक बनती है तो उसे मिथोलॉजी कहते हैं। उसका फायदा ये है कि उसमें लाल भी धागा हो सकता है, काला भी धागा हो सकता है, नीला भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, आधा टूटा भी हो सकता है, रेशमी भी हो सकता है। ये सारे धागे मिलके आप एक चादर बना सकते हो, जो मिथोलॉजी आपको मौका देती है करने का। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि
आपकी विचारधारा कुछ है, मेरी विचारधारा कुछ है, हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, एक दूसरे के साथ कभी बात नहीं कर पाएंगे, बोलेंगे तेरा मुंह नहीं दिखूंगा, तूने अगर ये बात कर दी, तूने इसको वोट कर दिया। नहीं भाई, आज का जो हमारा सबसे जलता हुआ प्रॉब्लम है वो पोलराइजेशन है, कि हम अपने घर वालों में के साथ बैठ के ये चर्चा नहीं कर पाते कि हमारा शुभ क्या है, हमारा कल हम कैसा देखते हैं। क्योंकि आप मेरे पापा अलग देखते हैं, तुम्हारी मम्मी अलग देखती है, तुम्हारी बहन अलग देखती है, झगड़ा ही हो जाएगा तो बोले बात मत करो बेटा। मम्मी लाती है टेबल पे, सबको बोलते बेटा शुभ की बात मत करना। ये कमाल की बात है कि पॉलिटिक्स यानी क्या, पॉलिटिक्स यानी शुभ की चर्चा, कि यार ऐसा एक सूर्योदय हो तो कितना मजा आएगा, ऐसा एक सवेरा हो तो कितना मजा आएगा। इसका अर्थ पॉलिटिक्स है, इसका अर्थ है राजनीति। राजनीति का अर्थ है कि यार एक ऐसी कल्पना करना, ऐसा शुभ देखना जो हमारा सच अभी तक है नहीं, ताकि हम उस सच को उस शुभ तक ले जा सके, हमारे रियलिटी को, हमारी करंट रियलिटी को हम एक आइडियल वर्ल्ड तक ले जा सके। उस ले जाने के प्रोसेस को हम पॉलिटिक्स कहते हैं। पर अभी ऐसा माहौल बन गया है कि उसके बारे में चर्चा नहीं हो सकती। पर ये देश तो वाद विवाद कर रहा है, तो इस देश में तो वाद विवाद होते ही रहे हैं, वाद विवाद होते रही है। अभी वाद विवाद को ऐसा बढ़ा दिया है, ऐसा मतलब उसको इतना, उसमें ऐसा मतलब न्यूक्लियर इंजन लगा दिया है वाद विवाद के पीछे, कि वाद विवाद यानी तेरा सर काट दूं, तेरा माथा फोड़ दूं, तू साला देशद्रोही है, तू यहाँ से भाग जा, पाकिस्तान चला जा, हर बात पे, है ना। तो ये नहीं हो सकता भाई, ये नहीं हो सकता सर। हाँ, तो मिथोलॉजी आपको ये मौका देती है कि ये किए बिना आप अपनी विचारधारा लेके आओ, आप अपनी विचारधारा, मैं अपना शुभ लेके आओ, आप कुछ अपना शुभ लेके आओ। ये शुभ और आप, मेरा शुभ और आपका शुभ हो सकता है बहुत अलग है। मेरा शुभ है अगर सब साथ में मिलके खाएंगे, सब साथ में मिलके गाएंगे, सब चलेंगे फिरेंगे, साथ में प्यार करेंगे, झगड़े नहीं करेंगे, मारामारी नहीं करेंगे, एक दूसरे को गाली नहीं देंगे, अगर ये मेरा शुभ है। आपका शुभ हो सकता है नहीं, जो मेरे जैसे दिखते हैं, जो मेरे इतिहास से आते हैं और जिसके परदादा और मेरे परदादा भाई थे, वही साथ में रहेंगे और साथ में मिलके खाएंगे, हो सकता है आपका शुभ वो हो। हमारा शुभ बहुत अलग है, पर हम साथ में मिलके खा तो सकते हैं, फिर भी हम साथ में मिलके बात तो कर सकते हैं। तो मिथोलॉजी ये जगह देती है। मिथोलॉजी आपको भी जगह मौका देती है, मुझे भी मौका देती है बात करने का एक दूसरे के साथ, इसलिए मिथोलॉजी। सर, मिथोलॉजी में हिस्टोरिकल एक्यूरेसी कैसे बैलेंस करते हो? यार हिस्टोरिकल एक्यूरेसी की का आग्रह नहीं है मिथोलॉजी में। हम नहीं है, हमारे यहाँ पे हमारा जो इतिहास है वो मिथिकल फॉर्म्स में कहा गया, क्योंकि मिथिकल फॉर्म रिकॉर्ड करने का साधन था उस इतिहास के लिए। तो हमारे यहाँ पे इतिहास को मिथिकल फॉर्म में कहने की परंपरा है, ठीक है। आज क्योंकि हमारे पास ये है इतिहास रिकॉर्ड करने के लिए, स्टोरीज होगी ना, वो तो अभी जरूरत नहीं है ना अभी हमारे लिए। ये रिकॉर्ड कर रहा है सब कुछ, ये रिकॉर्ड कर रहा है सब कुछ। तो रिकॉर्ड करने का जो जिम्मेदारी थी वो किसी और मशीन ने ले ली है। रिकॉर्ड करना मेरा काम नहीं है, अकाउंट्स रखना मेरा काम नहीं है। पिछले वालों का काम दोनों था, भूतकाल दिखाना, भविष्य दिखाना, वर्तमान दिखाना, रिकॉर्ड रखना, कहाँ जाना है वो दिखाना, कहाँ से आया है वो दिखाना, सब कुछ दिखाना एक ही कहानी में। वो उन लोगों की जिम्मेदारी थी, मेरे पे वो जिम्मेदारी नहीं है, जो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, ये सब कुछ इसके अंदर है। तो मेरी जिम्मेदारी अभी सिर्फ बहुत छोटी है, उस कंपैरिजन में मेरी कम है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ परिकल्पना करना कि हम यहाँ जा सकते हैं, और अगर हम जो कर रहे हैं ऐसे ही लड़ते रहे आपस में, यही करते रहे आपस में, ऐसे ही क्लाइमेट को हानिकारक होते रहे, तो हम यहाँ चले जाएंगे भूल से। यहाँ नहीं जाना है, यहाँ नहीं भेजना है हमारी पीढ़ियों को, और यहाँ जाना बहुत बढ़िया रहेगा। मेरा काम उतना ही सीमित रह गया है। ओके सर, आप अपनी फिल्म का कैरेक्टर कैसे डिजाइन करते हैं और फिर उनको डायरेक्ट कैसे करते हैं? ऐसे ही करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि शुभ क्या है, कहाँ जाना है। एक बार शुभ की डेफिनेशन बता दो। शुभ की डेफिनेशन में बता दो, मेरे वाली बता दे। तो आपका, जैसे मैंने कहा आपका शुभ अलग, शुभ का मतलब ये हुआ कि अच्छा, उसको अंग्रेजी में बोलना कैसे भी, आप जो मराठी में जैसा भी। ओके ठीक है। तो ये है कि नेचर इज इनहेरेंटली वायलेंट। प्रकृति है, प्रकृति बहुत प्रकोपित है। उसका कारण ये है कि अगर आप, इट्स बीन 3 बिलियन years that life has existed on this planet. 300 करोड़ साल हो गए, 3 अरब साल हो गए, 300 करोड़ साल हो गए। 100 करोड़ अरब होता है और कुछ 1000 करोड़ अरब होता है? 100 करोड़ अरब होता है। तो 3 अरब साल हो गए since life has existed on planet. जीवन उत्पन्न हुए इस पृथ्वी पे 3 अरब साल हो गए, विज्ञान कहता है। अब इन 3 अरबों सालों में क्या हुआ है, आप देखिए कि जो प्रकृति
खुद अपना धान पैदा नहीं कर पाती, खुद अपनी एनर्जी, खुद अपनी ऊर्जा पैदा नहीं कर पाती, वो किसी और की ऊर्जा छीनती है। खुद अपनी ऊर्जा पैदा करने वाली प्रकृति दो ही प्रकार की है, एक है पेड़ पौधे, प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस के द्वारा सूरज की किरणें लेके खुद अपनी ऊर्जा पैदा कर पाते, खुद अपनी ऊर्जा बना पाते हैं। और दूसरे है केमोसिंथेसाइजिंग इंसेक्ट्स, कुछ ऐसे छोटे छोटे जानवर हैं जो केमिकल के थ्रू अपनी ऊर्जा पैदा कर लेते हैं। बाकी जितने भी जानवर हैं, जितने भी प्राणी हैं, 84 लाख ला लो या जो भी नंबर ले लो आप, जितने भी प्राणी हो, एग्जैक्ट नंबर तो किसी को नहीं पता, पर लोग कहते हैं कि साइंस कहता है द नंबर्स वेरी। जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी स्पीसीज है, जितनी भी योनियां हैं पृथ्वी पे, उसका हर इंडिविजुअल, उस योनि का, उस स्पीसीज का हर एक क्रीचर, हर एक जानवर उठता है और कहता है भाई किसको खाऊं मैं, किसको मारूं और किससे बचूं, किसकी खुराक ना बनूं आज, किसका भोजन ना बनूं आज और किसको भोजन बनाऊं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात होगी। ये है नेचर, ये है प्रकृति का रूप। ये है प्रकृति का रूप, वायलेंट है। इंसानों ने एक शुभ की कल्पना की। जैसे जैसे इंसानों को मिला कि हम खाना तो बना लेंगे अपना, एक पोस्ट एग्रेरियन सोसाइटीज जैसे बनी, वी सेड वी कैन मेक आवर ओन फूड, वी डोंट नीड टू फाइट ओवर फूड। वोंट इट बी नाइस इफ वी डोंट फाइट ओवर एनीथिंग? Won't it be wonderful if we don't kill each other all the time? If we don't steal from each other? If we can all agree that we won't kill each other? If we all agree that we won't steal from each other? If we all agree that we will respect each other, we will give each other dignity? क्या हमारे आप, और not just that, can we aspire to an incredible world where there is not only survival of the fittest, but survival for the most unfit? Can we guarantee survival for somebody who is not fit for this bad world? अंत्योदय की कल्पना हुई। अंत्योदय योजना है आपकी। हाँ, अंत्योदय की कल्पना हुई हमारे यहाँ पर। अंत्योदय की कल्पना किसने की पहले? बहुत लोगों ने की वैसे तो, मतलब आप परंपरा को पीछे जाओगे तो शायद बुद्ध और महावीर के भी पहले जाओगे कहीं, पर आप अगर मॉडर्न इतिहास की बात करो तो गांधी ने जॉन रुस्किन की एक किताब पढ़ी, अनटू हिज लास्ट। तो गांधी ने कहा कि यार ये बात बहुत कमाल है, जॉन रुस्किन की बात पढ़ के। अनटू हिज लास्ट ने क्या, उसके आखिरी तक अनटू हिज लास्ट। तो गांधी ने कहा कि हाँ ये सही है। एक आदर्श समाज कौन सा है? एक आदर्श समाज वो है जिसमें अंत का उदय है। आखिरी इंसान जिसके पास सबसे कम है, 150 करोड़ ले लो आप, उसमें जो जिसके पास सबसे कम है उसका भी उदय हो, तब एक समाज बढ़िया समाज हुआ। तो ये जिस दिन ये कल्पना की और इस कल्पना को आगे रखा, तब आपने अपना शुभ आगे रखा। इसका मतलब शुभ हुआ। ये सच नहीं, आज का सच नहीं है, ये हुआ नहीं अब तक, पर ये शुभ है। अभी शुभ की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब आप सवाल उठोगे तो इसकी ओर कैसे आगे बढ़े, यहां तक कैसे पहुंचे? तो यहां तक कैसे पहुंचे कि जो स्ट्रेटेजी है उसको हम पॉलिसी कहते हैं। तब जो अंत्योदय या सर्वोदय जो एक फिलॉसफी है उसको हम पॉलिसी में बनाते हैं और अंत्योदय योजना बाहर आती है। हाँ, एक क्वेश्चन था जैसे जी जब हम पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ते हैं तो आपने अभी बात किया कि जो नेचर है वो इनहेरेंटली वायलेंट है जी। जैसे हमने पढ़ा होब्स को जी, होब्स मानते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर था उसमें ह्यूमंस हैं वो बारबेरिक है, सेवेज है, वो आपस में लड़ाई करते रहते हैं। उन फाउंडेशंस पे जो उन्होंने स्टेट की परिकल्पना की, वो स्टेट होता है कि आपको फोर्सफुली कंट्रोल करे ताकि आपस में ना लड़े जी। एक रूसो का आइडिया स्टेट ऑफ नेचर का। रूसो का आइडिया जो स्टेट ऑफ नेचर का, उसमें कहते हैं कि प्रिमिटिव एज में लोग आपस में कोऑपरेट करते थे, साथ में रहते थे। उस आइडिया पे जो एक स्टेट बनता है वो बनता है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का। बिल्कुल। तो जब मतलब आपके जो शुभ की कल्पना एक तरीके से आप उसमें बोलते हैं कि जो नेचर हुआ है वो इनहेरेंटली वायलेंट है, तो जो अगर आपका बेसिस ही इस तरीके से होगा तो आपकी शुभ की कल्पना को कैसे? मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। आपने बहुत सही सवाल पूछा है। हॉब्स और रोसो के पास वो एक साधन नहीं था जो मेरे पास है। एक्चुअली उनके पास शायद ऐसे कुछ और साधन भी नहीं थे जो मेरे पास है। मैं आपको बताता हूँ कौन से वो साधन। I have one huge benefit over Hobbes. I have one huge benefit over Rousseau, and that is I have read them. Hobbes और Rousseau ने तो अपने आप को नहीं पढ़ा था, उनको तो पूरी जिंदगी लग गई वहां तक पहुंचने के लिए। तो मैं तो वहां शुरू होता हूँ जहां वो खत्म होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, the other thing that they did not have access to was evolutionary biology. They did not understand that both of them are equally true. Nature is inherently violent, but nature also invented
through natural processes, through natural selection, methods of postponing violence, altruism, empathy, compassion, coexistence. these are not human inventions. These are natural also. These are as natural as violence is. These are both natural ways of being. So you are absolutely right. The mistake that each one of them may have made is considering only one of them to be the fundamental truth. They're both fundamentally equally true. Marx would say human being is naturally laborious. Another would say no, human being is naturally lazy. Both are equally true. Human being is naturally laborious. Human being is naturally lazy. Human being is naturally extremely intelligent. Human being is extremely stupid. हॉब्स ने तो कही है कि Depends on आदमी the बदमाश context. है। हॉब्स ने तो कहा है ये। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो सब इन सभी ने गलत कहा है, आधा, क्योंकि आधा कहा है. What they didn't have access to is evolutionary biology, which we have access to. Now we understand that evolutionarily speaking, over the last few million years, multiple strategies have evolved to make survival more efficient. Some species, and only some species, not all species on the planet, actually not more than 30 species, probably lesser, evolved altruism. So जिस संवेदना की बात हम जब करते हैं या करुणा की बात हम करते हैं, वो बहुत सारी स्पीसीज में नहीं है. 84 लाख में से या 80 लाख में से या 54 लाख में से जो भी नंबर ले लो आप, उसमें से सिर्फ 30 ऐसी स्पीसीज है जिसमें करुणा है, संवेदना है. और ह्यूमन क्या सोर्सेस का जो आप ये तो वैज्ञानिक सोर्स है. मैं आपको अभी बता देता हूँ 1 मिनट में. नहीं, नॉट इन दैट सेंस। नहीं, आपने सही सवाल पूछा है, बता देता हूँ मैं आपको. हाउ मेनी स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड यूज सोशलिज्म? पूछ लेते हैं एआई से, बता देगा अपने को ढूंढ के. हाँ, मेरा खास. हाउ मेनी स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड यूज सोशलिज्म, बता देगा अपने को. 20-25 है मेरे ख्याल से. ईओ विल्सन मेरे सोर्स है. वैसे मैं आपको सोर्स का नाम बता देता हूँ. ईओ विल्सन. अभी रिसेंटली पढ़ रहा था अमिताभ घोष की जो नेटवर्क है. जी. तो उसमें जो वो जैसे नेचर के लिए जो कई हमारे मिसकंसेप्शंस है उनको वो डिबंक करते हैं. जी. तो जो कई लोग जो साइंटिफिक एविडेंस देते हैं इनके लिए, इनका एक काउंटर एविडेंस भी होता है हमेशा कहीं. वो तो विज्ञान का काम ही ये है कि कॉन्स्टेंटली रिफाइन करते रहे अपने नुआंसेस. नेट नहीं चलेगा यहाँ। ओह, नेट नहीं चल रहा है. नहीं चलेगा, उसको छोड़ो। ईओ विल्सन. तो एनीवेज, मेरा पॉइंट ये है कि करुणा और संवेदना भी एक स्ट्रैटेजी है, हिंसा भी एक स्ट्रैटेजी है. उसमें मॉडर्न ह्यूमंस ने ये स्ट्रैटेजी को प्रायोरिटाइज किया कि यार हिंसा की जरूरत नहीं है. हमें हिंसा की जरूरत तब तक थी जब तक हमें खाना बनाना नहीं आता था. हमें खाना जब से हमें अन्न उत्पन्न करना जब से आ गया, तब से हिंसक होने की जरूरत नहीं है. ये 3000 साल से एक परिकल्पना चल रही है कि हमें एक दूसरे से छीनने की जरूरत है ही नहीं. हम इतना उगा सकते हैं जिसमें 10 अरब लोगों को खिलाया जा सकता है. ये उगाना आता है हमें. पर ये क्या कोएग्जिस्टेंस जिसकी आप बात कर रहे हो, ये होएगा? नहीं होएगा ना, क्यों नहीं होएगा? कोएग्जिस्टेंस हो कैसे सकता है? नहीं हुआ भी है ना. पर आप देखिए, हिंदुस्तान कितना कमाल का प्रमाण है कोएग्जिस्टेंस का. हम कितना भी अपने अंदर जाके देखें तो हमारा काम है बार बार ये कहना कि यार हम सही नहीं कर, और बेहतर कर सकते. इसलिए हम सेल्फ क्रिटिसाइज करना काम है अपना, कोर्स करेक्शन के लिए, ताकि हम हमारा जो राह है उसको और ठीक कर पाए. पर साथ साथ में हमें ये भी सेलिब्रेट करना चाहिए कि यार कमाल की बात है ना, कोएग्जिस्टेंस का तो सबसे बड़ा प्रमाण है हिंदुस्तान. इतने लोग, इतने विचारधारा है, इतने धर्म, इतने भाषा है. हम उसको ग्रांटेड नहीं ले सकते. हम we have forgotten, we take the idea of diversity for granted. It's an incredible thing, it's an incredible achievement of civilization. ये समाज का एक कमाल का उदाहरण है दुनिया के लिए. यार इतने लोग जो कमाल की अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग इतिहास रखते हैं, अलग विचार रखते हैं, विचारधारा रखते हैं, जिनके शुभ अलग है, सच अलग है, वो भी साथ में एक दूसरे के साथ रह सकते हैं. इवन वाइल्ड लाइफ और ह्यूमंस, हाँ, रह ही सकते हैं. और अभी तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि एक दूसरे को ना खा जाए. ये भी है. पूछो. अब मेरा थोड़ा क्यूरियस हो गया. मैं एक चीज पे आता हूँ, मॉडर्नाइजेशन पे. जी. जो मॉडर्न एरा आया, तो पहला तो एक क्वेश्चन होगा, ट्राई करना थोड़ा छोटे में आंसर दे दो क्योंकि टाइम ऐसे कैसे छोटे हो. अब साल में पढ़ा हो, 10 साल पढ़ा हो. चलो आते हैं. युवल नोआ हरारी है, सेपियंस है. वो कहते हैं कि जैसे जैसे ट्रांजिशन होता हुआ है, प्री एग्रेरियन सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जी. एक तरीके से उन सब ने उनको एनस्लेव किया है. ठीक है, कि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को उन्होंने लिमिट किया है और कॉग्निटिव स्किल्स उनको लिमिट किया है. एक ये है आर्गुमेंट.
एक है आपका आर्गुमेंट कि जो शुभ है, एक आइडियल सोसाइटी है, वो एक प्रोग्रेसिव। ये दो विरोधाभासी बातें है ही नहीं, ये दोनों सेम बातें हैं। मैं आपको बार बार वही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये और ये विरोधाभासी है, ये दोनों साथ में चल रही है। ये दोनों धाराएं साथ में चलने वाली धाराएं हैं कि एक जगह पे हमें इक्विटी एनस्लेव करती है, करेगी। अगर जानवरों को ऐसे ही छोड़ दो आप तो मार काटेंगे एक दूसरे को। आदमी भी तो वही है इसमें। आप उसके लिए तो हमारे पास एक शब्द है ना, जहाँ पे सबको छूटे सांड की तरह छोड़ दिया, उसके लिए एक शब्द है हमारी परिभाषा में, उसे कहते हैं जंगल राज, अनार्किज्म। हम जंगल राज की बात नहीं कर रहे, हम तो राम राज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जब हम समाज की बात कर रहे हैं, जब हम सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जब हम ऐसी जगह की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे राजा भी धोबी की बात चुपचाप सुन लेगा, बिना घमंड लाए, बिना गुस्सा लाए, बिना क्रोध किए, तो जंगल राज की बात नहीं कर रहे। तब तो हम बहुत आगे की बात कर रहे हैं, तब हम साथ में रहने की बात कर रहे हैं, कंसेंसस की बात कर रहे हैं हम तब। ओके, तो वहां तो ये दोनों ही बातें साथ ही चलेगी। ऑन वन हैंड कंसेंसस, पॉलिटिकल कंसेंसस, we will have to let go of our ideal and compromise on what we think is ideal, because what's ideal for is not my ideal for me. So we have to come together and learn to navigate that, and in doing so we'll have to let go of a lot on one hand. So they're both the same things, they're both part of the same journey. The letting go of even cognitive load, the letting go of even expertise. अभी मेरे को जरूरत नहीं है ना, मेरे को नहीं पता। I understand philosophy, I understand the philosophy of science. मेरे को आप बोल रहे हो कि मेरी आंतड़ी में ये हो रहा है, मेरे को क्या पता? I'll have to let go, I'll have to delegate expertise to other people who I trust will come around. We are building a trust-based society, so it's not that I'm cognitively weaker. कोई 2000 साल पुरानी अम्मा आ जाए, मेरे को आज देख ले, बोल रहे यार ये साला अनशंट बातें कर रहा है, इसको मैं पूछ लूं अंतड़ी में तुम्हें ये बीमारी है, कौन सी जड़ी बूटी लेनी चाहिए, इसको पता ही नहीं है, ये तो बेवकूफ है। अरे वो बेवकूफ नहीं हूं मैं, दादी माँ मैं आपसे बहुत समझदार हूँ, पर मुझे आपको जो जरूरत थी वो नहीं है मेरी जरूरत। मेरा the cognitive load that I can invest in, the cognitive challenges that I can invest in and I must invest in are very different. That doesn't mean that we are stupider. So that's where Yuval Harari takes it in a very narrow way when he says कि we have completely enslaved ourselves. We have not. एक आप किसी भी गांव में चले जाओ, आपको लगता है कि ऐसी कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसको पता है कि मेरा बच्चा रो रहा है, उसको खाने की जरूरत नहीं है, तो वो इंटेलिजेंट नहीं है क्या? वो बेवकूफ हो गया, स्लेव हो गया? आप एक बात बताओ। तो सॉरी, हाँ जी, अब मेरे को भागना भी पड़ेगा। What is your definition of आप लोगों को मजा होता है What is your पैटर्न रिकग्निशन। How? Intelligence is the ability to use data at your disposal to recognize what's going to happen next. Pattern recognition. A bacterium, E. coli. The size of E. coli, the diameter of E. coli is 1/100th of the human hair. But E. coli, when it comes in contact with a single molecule of glucose, it knows कि मुझे यहाँ पे जाना है. That is intelligence. When E. coli comes in contact with a single molecule of acid, it knows that it needs to run away from it. So it tumbles around and runs away. That's intelligence. It's predicting what is going to happen in the next step based on the memory that you collected from the past. And that memory can be passed on genetically, that memory can be passed on culturally, that memory can be passed on various forms. That memory pulled together with the ability to process that memory. Memory by itself is not enough. Data by itself is not enough. You have to apply algorithm to the data, so you have hindsight, which is data. You have insight, which is how does this data connect with each other. And using hindsight and insight, you get foresight. You can look into the future. Now you can look one step into the future. You can look 10 years into the future. That is intelligence. But the fellow psychologist who अरे काय का फेलो? मेरा कोई फेलो? अरे सुनो, जिसने ये डेफिनेशन दिया एल्फ्रेड बिने, साइकोलॉजिस्ट। ऐसा थोड़ी एक ने थोड़ी इंटेलिजेंस दिया, इसने दिया हाँ इंटेलिजेंस का। कितने न्यूरो साइंटिस्ट हो गए, सब लोग इंटेलिजेंस। उनका मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था, वो कहते हैं कि रेशनल थिंकिंग और अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट जो आप डिसीजन लेते हो, दैट इज इंटेलिजेंस। हाँ सही है, ठीक है।
क्या ये कि कम शब्दों में। वैसे हम शुरू हुए थे, आप कैरेक्टर कैसे डिजाइन करते हो और कैरेक्टर कैसे अभी डायरेक्ट। मैं भाग रहा हूँ अभी। एक लास्ट क्वेश्चन तो बता दो, उसमें काफी डिबेट चल रही है। एक जो आते हैं कि फिल्मों का पर्पज क्या होना चाहिए, एक पर्पज बताते हैं कि उनका एंटरटेनमेंट होना चाहिए, ये नहीं कि उनके थ्रू आप ज्ञान बांटो। दूसरा पर्पज बताते हैं कि फिल्मों के थ्रू आप मॉरल और एथिकल वैल्यूज को प्रमोट कर सकते हो सोसाइटी में, एक मैसेज दे सकते हो, सोशल मैसेज। और एक तीसरा बहुत ही क्रिटिकल पर्सपेक्टिव होता है जो बोलता है कि फिल्मों के थ्रू और आप कल्चर के थ्रू हेजेमोनिक आइडियाज सोसाइटी में परकोलेट कर सकते हो। आपके लिए फिल्मों का पर्पज क्या है? यार एंटरटेन करना तो अच्छा खाना पिरोसना जैसा है, करेक्ट। आपको मतलब मैं बुलाऊं कि आपको मैं बहुत हेल्दी खाना खिलाऊंगा और आपको मैं ऐसा खाना खिला दूं जो आप मतलब आपको लगे कि यार इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, तो ये मतलब नहीं है। अगर मैं आपको मैं चाहता हूं, अगर मैं इन्वेस्टेड हूं कि हम सब हेल्दी रहें, ये मेरी बीवी को मैं रोज बोलता हूँ कि यार मेरे को हेल्दी खाना खाना है, वो बहुत हेल्दी रहती है, पर मेरे को बहुत टेस्टी होना चाहिए तब मैं खाऊंगा। तो मेरे हिसाब से सिनेमा वैसा होना चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पर बन सकता है कि खाना हेल्दी हो, पौष्टिक हो, पर बहुत स्वादिष्ट हो। ठीक है, स्वादिष्ट। फिलोसफिकल है ये आंसर थोड़ा सा। अरे फिलोसफिकल कहाँ, मतलब बहुत एंटरटेनिंग हो, हंसाए रुलाए मजे कराए, मजे करा दे, अद्भुत हो, आपको मतलब ब्रह्म दर्शन हो जाए, मजे करवा दे। आपको कभी ब्रह्म दर्शन हुआ? हाँ बिल्कुल, ऐसी ही बात कर रहा हूँ ये सब। अच्छा मेरे को एक बात और बताओ। और साथ साथ में बहुत पौष्टिक हो, अच्छा आपको और बेहतर बनाए, आपके विचारों को बेहतर बनाए, आपके संबंधों को बेहतर बनाए, आपके रिश्तों को बेहतर बनाए, आपके फ्यूचर को बेहतर बनाए, आपके बच्चों को बेहतर बनाए, साथ साथ में ये भी करें। ओके, कौन सी जो वो किताब है जिसमें जिन किताबों ने आपके थिंकिंग को शेप किया है? बहुत सारी है यार, बहुत सारी, लंबी लिस्ट दे सकता हूँ। फटाफट दो। हाँ फटाफट आप बताओ। ठीक है, आप पढ़िए लाइव्स ऑफ अ सेल, लुइस थॉमस की। आप पढ़िए सेल्फिश जीन, रिचर्ड डॉकिंस की। वीएस रामचंद्रन की सारी किताबें पढ़ लीजिए। टेल ब्रेन बहुत बढ़िया है उनकी। आप पढ़िए स्टीवन पिंकर की ब्लैंक स्लेट। आप पढ़िए और कौन सी बता सकता हूँ मैं, ये सब तो है ही। फिक्शन में बोले तो डगलस एडम्स की हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी से बहुत प्यार है मुझे। एसिमोव की फाउंडेशन, उर्सुला के ले गुइन की किताब है। और कौन सी बता सकता हूँ मैं, बता ही सकता हूँ वैसे तो बहुत सारी। हाँ आपका जो दिल करे। ऐसा और हिंदुस्तान में कबीर है, गालिब है, तुलसीदास है। तुलसीदास को तो मैंने ट्रांसलेशन में पढ़ा है यार। तुलसी मतलब सिर्फ मतलब हनुमान चालीसा आती है, बाकी तो सब मैंने ट्रांसलेशन, अंग्रेजी ट्रांसलेशन में पढ़ा है। ये भी तो एक दुविधा है मतलब बम्बई के बच्चों की, हम लोगों ने जो भी पढ़ा है ट्रांसलेशन में अंग्रेजी में पढ़ा है। और बाकी क्या है, मॉडर्न अभी और लिख रहे हैं उनमें, अभी लिख रहे हैं हिंदुस्तान में जो अभी लिख रहे हैं। ये है विनय शुक्ला। अच्छा उनकी फिल्में देखिए, कमाल की फिल्म है। हाँ इनकी फिल्में देखी हमने। वाइल वी वॉच्ड एन इनसिग्निफिकेंट मैन, जो खुशबू रांका के साथ बनाई इन्होंने। चैतन्य की फिल्में हैं, कोर्ट, डिसाइपल, बहुत अद्भुत स्क्रिप्ट्स है, दुनिया भर में वाह हुई है। गुरविंदर सिंह की फिल्म है चौथी कूट। और कौन लिख रहा है? अच्छा, श्याम पुष्करन केरला में बहुत अच्छी फिल्में लिखते हैं। तोंडी मुदल, दृश्य साक्षी, महेश इंद्र प्रतिकारन, अच्छी फिल्में लिखते हैं वो। और कौन बहुत अच्छे जो है। तो नेक्स्ट फिल्म कब लेके आ रहे हो? अरे यार फिल्म बहुत टाइम लगता है, 6 साल लग जाते हैं, और 4-5 साल तो लग ही जाएंगे। किताब आ रही है मेरी, अच्छा अप्रैल में लॉन्च हो रही है किताब। कौन सी? किताब का नाम है सीड टेक्स रूट। उसको हिंदी में अनुवाद करेंगे हम, करवाएंगे। किस चीज पे? ये नई जो मिथोलॉजी लेके आ रहे हैं हम, उसकी पहली, उसकी पहली किताब है। माया नैरेटिव यूनिवर्स की पहली किताब, सीड टेक्स रूट। ओके देन थैंक यू सो मच सर।